क्लास नंबर 1 में ना तो संख्या के बारे में नॉलेज लिया, उसके बाद में जो संख्या रह गई थी, मतलब जो भी संख्या रह गई थी ना उनको अपन क्लास नंबर 2 में लिया। आज क्लास नंबर 3 लेके चलते हैं, जिसमें अपन एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करते हैं। जो अपन ने मतलब पहली 1.1 यूनिट है ना उसमें वो स्टार्ट करते हैं। और यूनिट नंबर 1 का नाम है वास्तविक संख्या। याद रखना चाहिए सभी को, यूनिट नंबर 1 का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। इसमें 1.1 उठाते हैं अपन, और 1.1 में क्या है? एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करते हैं। पहले एक ध्यान रखना कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है और एलसीएम का मतलब क्या होता है। याद रखना। एचसीएफ का मतलब देखो, एचसीएफ का मतलब है कि हाई कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाई कॉमन फैक्टर, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त। लेकिन इसका याद कैसे रहेगा सर? कैसे याद रहेगा? देखो कि छोटी से छोटी वह बड़ी से बड़ी वह संख्या, बड़ी से बड़ी वह संख्या, बड़ी से बड़ी वह संख्या, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्या, जो दी गई संख्या को, दी गई संख्या को विभाजित कर दे, दी गई संख्या को विभाजित कर दे, बड़ी से बड़ी वह संख्या, बड़ी से बड़ी वह संख्या। एचसीएफ की परिभाषा है कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्या, दी गई संख्या का मतलब है सपोज करो एक संख्या लिए अपन ने, एक 12 लिए और दूसरी लिए अपन ने 20, कि दो संख्या है जिनका अपन को एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ का मतलब है कि बड़ी से बड़ी वह संख्या लो जो दी गई संख्या का मतलब है दोनों संख्या है ना उसको लगा दे, विभाजित का मतलब है दोनों के अंदर भाग चला जाए, विभाजित कर दे, उसे अपन के बोलेंगे विभाजित कर दे। ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार की जो संख्या होगी उससे अपन एचसीएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एचसीएफ बोलेंगे। देखो कैसे, मेरे को पता है कि इसके अंदर 4 का भाग जाता है तो 4 का भाग इसलिए भी जाता है। तो बड़ी से बड़ी एक संख्या है 4 जो 12 में भाग जाएगा और 20 में भाग जाएगा। इसका मतलब बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्या 12 और 20, 12 और 20 को क्या कर दे? विभाजित कर दे का मतलब है कि भाग चला जाए, वो कहलाता है एलसीएम। चलो एलसीएम का मतलब क्या है? कि छोटी से छोटी वह संख्या, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्या, दी गई संख्याओं द्वारा, लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंजिंग है कि छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा विभाजित हो जाए। ये तो विभाजित करेगी और ये विभाजित होगी, तो विभाजित हो जाए। कैसे? जैसे कि 12 और 20 है, इसका अपन को एलसीएम निकालना है। तो 12 और 20 का मतलब है कि छोटी से छोटी वह संख्या देखो जिसके अंदर दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा कि 12 और 20 के द्वारा विभाजित हो जाए, कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं का उस संख्या के अंदर भाग चला जाए। जैसे अपने एग्जांपल के तौर पर क्या लिया अपने 60, क्या लिया अपने 60, और 60 के अंदर 12 का भाग जाता है 12 का भाग। उसी प्रकार 20 का 60 के अंदर 20 का भाग जाता है। तो इसका मतलब है 60 एक ऐसी संख्या है कि दोनों के अंदर 60 एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर 12 का और 20 का दोनों का भाग जाता है, और इसे अपन क्या बोल सकते हैं? इसे अपन एलसीएम बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं अपन? इसे अपन एलसीएम बोल सकते हैं, इसे अपन एलसीएम। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है और एलसीएम का मतलब क्या होता है। देखो याद होना चाहिए कि अपन को पता नहीं है एचसीएफ का मतलब सब जानते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, लेकिन तुमको ये पता नहीं है कि एचसीएफ का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी वह संख्या लो जो दी गई संख्याओं के द्वारा विभाजित हो जाए। बड़ी से बड़ी वह संख्या अपन ने 4 ली, जो दी गई संख्याओं को क्या कर दी? विभाजित कर दी। विभाजित का मतलब है कि एक ऐसी संख्या में लो जो 12 और 20 को विभाजित का मतलब है दोनों के अंदर भाग चला जाए। तो अपन ने क्या मान लिया? 4। क्या था? 4। अब इसको कैसे निकालते हैं? देखो एक तरीका ये होता है कि एक तरीका ये है कि इसमें क्या है कि 12 और 1 फैक्टर करेंगे अपन
एक फैक्टर अपन ने किसका किया 20 का, 12 का फैक्टर किया अपन ने 2 का भाग दिया, 6 का भाग और 6 पर गया, उसके बाद में किसका भाग जाएगा 2 का, कितनी बार गया 3 बार, फिर किसका भाग जाएगा 3 का। तो इसका मतलब 12 का जो फैक्टर हुआ ना, 12 के जो अपने अभाज्य गुणनखंड की, वो अभाज्य गुणनखंड क्या है 12 की, 12 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3। चलो अपन चेक करते हैं क्या जो अपन ने देखा वो सही है या गलत है। इसके बाद में 20 की बात करते हैं, 20 में अपन ने किसका भाग दिया 2 का भाग दिया, 10 पर गया 20 के, उसके बाद में 10 में 2 का भाग जाएगा बिल्कुल, जब तक संख्या सम रहेगी तब तक 2 का भाग जाएगा। इसके बाद में 2 का भाग दिया अपन ने, कितनी बार गया 5 पर गया, अब 5 में किसका भाग जाएगा 1 पर जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि 20 और 20 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 5। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब है कि जो दोनों में समान, दोनों में कॉमन मिलेगा तो वही क्या कहलाएगा एचसीएफ। दोनों गुणा करना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जब अपन एचसीएफ निकालेंगे ना तो दोनों में क्या कॉमन है 2, और वो भी कितनी बार कॉमन है 2 बार। जब 2 को 2 से गुणा करता है कितना आता है 4। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो एचसीएफ है ना वो भी कितना है 4। तो इसका मतलब यह है कि अपना जो आंसर अपने माना था वो सही था। इसके बाद में एलसीएम की बात करते हैं, क्या एलसीएम का जो आंसर मान लिया अपन ने वो क्या सही है। देखो कि एलसीएम का मतलब क्या है, जो गोले के अंदर आता है ना उसको एक बार रख दो, तो 2 को अपन एक बार रखा और यहाँ पे भी 2 को एक बार, क्योंकि गोले के अंदर है ना जो दोनों में कॉमन मिलता है उन दोनों संख्या को अपन एक एक बार लिखते हैं। उसके बाद में जो बची हुई संख्या है ना उनको लिख दो। तो यहाँ पे एक 3 बच गई है और एक क्या बच गया यहाँ पे 5, और आपस में गुणा करेंगे। 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया 12, 12 को 5 से किया 12 पंजो 60। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि जो एलसीएम अपन ने 60 माना था, एलसीएम अपन ने 60 माना था, वो क्या अपना आंसर सही है। तो इसका मतलब है जो दोनों के बारे में अपन ने समझा कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है और एलसीएम का मतलब क्या होता है। तो ये लैंग्वेज जो लिखी है वो सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो क्या अपन यहाँ पे इसकी उत्तर की जांच करेंगे, तो ये ध्यान रहेगा। इसके अलावा जो एचसीएफ और एलसीएम निकालने का एक मेथड और होता है वो अगले क्वेश्चन में बता दूंगा। इसके बाद में अभाज्य गुणनखंड विधि जो अपना 1.1 है, उसमें पहला क्वेश्चन क्या है 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है ना, एक का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 140 है ना, पहले का क्वेश्चन नंबर 1 पहले का पहला पॉइंट कि 140 का अभाज्य गुणनखंड है। क्या करना है अपन को अभाज्य गुणनखंड करना है 140 के। अभाज्य गुणनखंड कैसे करनी है, ये तो कॉमन सी बात है, सभी जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। इस प्रकार ये 140 जिसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 का भाग जाएगा। मैंने बोला जब तक कोई संख्या समान है और सम है ना, सम रहेगी तब तक 2 का भाग जाएगा, क्लियर है। तो 2 का भाग दिया अपन ने कितने बार गया 70 बार जाएगा। उसके बाद में 2 का भाग जाएगा कितने बार 35 बार। फिर क्या 2 का भाग जा रहा है नहीं, क्योंकि विषम संख्या आ गई और विषम संख्या कभी 2 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब किसका भाग जाएगा 5 का। कितने बार गया 7 बार, और 7 का भाग जाएगा कितने बार जाएगा 1 बार। 7 पंजो 5 का 5 7 35, 7 हो गया 7 एकम 7। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि 140 है ना, 140 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये तो अपना क्वेश्चन बोल रहा था कि अभाज्य गुणनखंड करने और अभाज्य गुणनखंड अपने की। लेकिन एग्जामिनर क्या होता है कि इतना तक सीमित नहीं होता, एग्जामिनर इसी को आगे बढ़ाता है। इसी क्वेश्चन में क्या बोलता है कि देखो ये तो अपना क्वेश्चन किताब में दे रहा है, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो गया अभाज्य गुणनखंड। कई बार बोलता है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखो, बिल्कुल लिख दिया अपन ने। कई बार क्वेश्चन क्या बोलता है यहीं से आगे अगला पॉइंट बनता है इसी का। तो ये तो अपना हो गया आंसर, ये तो आंसर हो गया। इसके बाद में जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, वो कैसे बनते हैं देखो कि पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि 140 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में लिखें, घातों के रूप में लिखो। अब बताओ 140 के जो अभाज्य गुणनखंड अपने देखा यहाँ पे कि 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है ना, कि 140 इसका अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। क्या बोल रहा है अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में या घातांक रूप, घातों के रूप में या घातांक रूप। तो घातों के रूप में कैसे लिखना है
कि 2 की घात 2 कितनी बार है, 1 और 1 2 बार, कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पे 2 की घात 2 हो जाएगी, उसके बाद में 5 की घात कितनी है, 1, उसके बाद में 7 की घात कितनी है, 1। तो एग्जाम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में इसी क्वेश्चन को क्या है, आपने किताब में तो है नहीं, लेकिन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में अपन लिख सकते हैं इस प्रकार। कहने वाला 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 की घात कितनी जाएगी, 2। 5 की घात जिसके ऊपर कोई घात नहीं है समझ लेना, उसके ऊपर कितनी चलेगी, 1। इसके बाद में अगला क्वेश्चन इसी को आगे बढ़ाएगा, और आगे क्या बढ़ाएगा देखो। तो यहाँ इसी में क्या इसको पॉइंट डाल देता हूँ कि जैसे एक पॉइंट इसका ले लिया, उसके बाद में अगला पॉइंट ले सकते हैं, अगला पॉइंट ले सकते हैं घातों का योग, घातों का योग। अब बताओ घातों का योग अगर पूछ लिया कि 140 के घातों का योग क्या होगा, घातों का योग कैसे करना है कि यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 2, 5 की घात कितनी है, 1, और 7 की घात कितनी है, 1, जोड़ दो कितना आ गया, 4। तो इसका मतलब जो अगला क्वेश्चन पुट कर सकता है एग्जामिनर, वो कर सकता है घातों का योग। और घातों का योग कैसे करेंगे, जो घात होती है ना सभी को जोड़ देंगे, और ये अपना आंसर। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुट करेगा कि 140 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा, घातों का योग होगा। आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में थोड़ा आगे बढ़ जाता है, और क्या पूछेगा कि यहाँ पे गुणनखंड 2 की घात, ओनली सिंगल पूछ लेगा कि गुणनखंड गुणनखंड 5 के मान लिया पानी 5 की घात होगी। तो गुणनखंड 5 की घात, 5 की घात कितनी है, 1। तो अब आंसर क्या आएगा, 1। तो एग्जाम में इतना आगे बढ़ता है, और ये सभी हर प्रत्येक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि यहाँ पे अपन इस प्रकार के जो क्वेश्चन आ गए वो कैसे कर पाएंगे। तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अपने किताब में क्या है कि अपने जो सिलेबस है ना उसमें इतना दिया जाता है, किताब के अंदर यही है 140 के अभाज्य गुणनखंड करो। उसके बाद में एग्जाम में क्या होता है कि ये छोटे क्वेश्चन यहाँ से पुट किए जाते हैं, और यहाँ पे कितने क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर जो 1 है ना उसमें से 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, कहने का मतलब 4 क्वेश्चन एक ही नंबर के आएंगे, 4 नंबर की यूनिट है। कितने नंबर की यूनिट है, 4 नंबर की। इस प्रकार का आपने देखा कि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों को घातों का रूप बोल सकता है, उसके बाद में घातों का योग बोल सकता है, और अगला क्वेश्चन गुणनखंड 5, कहने मतलब एक गुणनखंड हो कोई सा देगा, 2, 5, 7 तीनों में से कोई सा भी एक उठाएगा और उसकी घात पूछेगा। तो इस प्रकार के अपने क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन इसी का एक पॉइंट और लेते हैं, उसके बाद में जो भी पॉइंट रहेंगे सारे पॉइंट तुम कर लेना है, या फिर मैं अगली क्लास में कराता हूँ। दूसरा पॉइंट इसका 156 का है। कौन सा है, 156। एक क्वेश्चन क्या होता है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो आप जितने भी क्वेश्चन मैंने नीचे लिखे वो सारे क्वेश्चन तुमको करने हैं। मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूँगा, और इसके बाद नीचे जो क्वेश्चन था घातों के रूप में लिखना है, घातों का योग है और गुणनखंड वैसे उठा लेना, उसका अपन आंसर देना है। तो देखो 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे अपन। ये भाग विधि सभी को आती है ना, भाग देना तो सभी को आता है। किसका भाग जा रहा है इसमें, 2 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है इसमें, 2 का भाग। 2 का भाग अपन ने दिया, 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, यहाँ पे जाएगा 7 बार, यहाँ पे जाएगा 8 बार, तो इसका मतलब 78 बार। 2 का भाग 156 कितने बार जाएगा, 78 बार जाएगा। फिर से अपन ने किसका भाग दिया, 2 का भाग दिया, कितने बार गया, 2 का भाग 7 में 3 बार जाएगा, 1 बच गया 18 और 9 बार जाएगा। उसके बाद में अब 2 का भाग नहीं जा रहा, अब किसका भाग जा रहा है इसमें, 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग अपन ने दिया, 3 एकम 3, 3 दिया 9। क्या 13 में किसी और संख्या का भाग जाता है, कोई संख्या का भाग नहीं जाएगा। 13 में 13 का भाग जाएगा, 13 में 13 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि 156 की जो अभाज्य गुणनखंड है ना वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 3 गुणा 13। तो ये आंसर अपना है कि 156 की अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, और अपन ने इसको लिख दिया। इसके बाद में इसी के जो अगले क्वेश्चन बन सकते हैं कि घातों का योग क्या होगा, घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे। और उसके बाद में है कि कोई भी संख्या उठा सकता है, जैसे गुणनखंड 13 की घात कितनी होगी, तो 13 कितने बार है, 1 बार है, तो इसकी घात कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है ना वो सारे शॉर्ट, एक अच्छा मेथड जो तुम्हारे समझ आएगा। मतलब ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमको समझ नहीं आएगा। शॉर्ट मेथड लेके चलेंगे, शॉर्ट मेथड इतना भी मेथड शॉर्ट नहीं लेंगे कि जो अब तुम्हारे एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे, कि ऐसा कंटेंट लेके चलेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन
गलत मतलब कहने का मतलब याद रहे और सेम मेथड से कर सके ताकि अपने अच्छे नंबर आ सके। एग्जामिनर को मौका नहीं देना अपन को कि नंबर काट लेगा। वो एग्जामिनर की खासियत होती है वो ये ढूंढता है कि स्टूडेंट गलती कहाँ पे करता है, तो ऐसी कोई गलती अपन को नहीं करनी है। इस प्रकार अगली क्लास में अपन लेके चलते हैं जो आगे के क्वेश्चन।